वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजटिंग की। और गवर्नमेंट बजटिंग हमने टॉपिक कहां से चुना है, पहले आप थोड़ा सा इसका यूपीएससी में रिलेवेंस देख लीजिए और जीएस थ्योरी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है और इकोनॉमिक सेगमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, थोड़ा सा आप शॉर्ट इंट्रो में समझ लीजिए। उसके बाद मैं डिटेल जब आगे आने वाले लेक्चर्स लूंगा तो उसमें मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे जो है इस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं और हम इस वीडियो में क्या करने वाले ये हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें एक सिलेबस इकोनॉमिक्स का है प्री में, ठीक, प्री में यानी प्रीलिम्स में जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसका एक अलग से सिलेबस है, लेकिन वो सिलेबस इतना कंसाइज वे में दे रखा है कि आप उसको समझ नहीं सकते। आगे वो 4 लाइन का सिलेबस दे रखा है, आप उसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें वो समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे आप बढ़ते हैं मेंस के सिलेबस की तरफ, और मेंस का सिलेबस, मेंस में किस पेपर में इकोनॉमिक्स का सेगमेंट आता है, उसमें जीएस 3 यानी जनरल स्टडीज 3 के पेपर में इकोनॉमिक्स का सेगमेंट आता है। और इकोनॉमिक्स के सेगमेंट, उसमें जो इकोनॉमिक्स का सेगमेंट होता है, क्या होता है, इकोनॉमिक्स का जो सेगमेंट होता है वो पूरी तरह से प्रीलिम्स को अपने अंदर समाये हुए होता है। ठीक है, अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो अगर इकोनॉमिक्स के जीएस 3 को हम इस रूप में पढ़ें कि उसमें हमारा प्रीलिम्स भी कवर हो जाए, तो हम देखेंगे कि प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स के जो जीएस 3 का सेगमेंट है इकोनॉमिक्स का, वो पूरी तरीके से उसमें इकोनॉमिक्स का प्री का सिलेबस कवर हुआ है। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम जीएस 3 के सिलेबस, जीएस 3 के पेपर के अंदर यानी जो सामान्य अध्ययन पेपर 3 है मेंस का यूपीएससी का, उसमें जो पेपर, जिसमें जो इकोनॉमिक्स सेगमेंट है जीएस 3 में, उसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो भी पूरा कवर हो जाएगा और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। देखो, अगर मैं यूपीएससी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है, तो प्रीलिम्स जो है वो 100 नंबर का होता है। क्यों 100 नंबर का होता है? और उसमें इकोनॉमिक्स से जानते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग 26 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लगभग 26 से 27% क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो इकोनॉमिक्स सेगमेंट से आते हैं। तो आप अगर ये सोचें कि इकोनॉमिक्स को छोड़कर आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, आप इकोनॉमिक्स को छोड़कर मेंस में अच्छे नंबर पा लेंगे, तो वो संभव नहीं है। अगर हम मेंस में बात करें तो इकोनॉमिक्स से लगभग 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पूरा 750 नंबर का होता है, क्यों, पूरा 750 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन सीधे सीधे इकोनॉमिक्स के सेगमेंट से आ जाते हैं जीएस पेपर 3 के जो। और इसमें कोई इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स नहीं है, ये बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है। क्या है, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है। और जिस सेगमेंट की हम बात करने जा रहे हैं, बजट, ठीक, गवर्नमेंट बजट, इसका क्या रिलेवेंस, अगर यूपीएससी की बात करें हम, तो इसमें जो है 3 से 4 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं, हो सकता है कभी 1 पूछा गया हो, कभी 2 पूछे गए हो, कभी 0 पूछे गए हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसमें आ चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये गवर्नमेंट बजटिंग टॉपिक, जो कि सेकंड टॉपिक है जीएस पेपर 3 के सिलेबस का, जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक सेगमेंट का सिलेबस का सेकंड टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने रिलेवेंस आपको समझा दिया प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से। अब जैसे कोऑर्डिनेटर सर के जैसे ही मुझे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, मैं आगे क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा और आपको पूरा सिलेबस कवर कर, विद इन टाइम पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा विद दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब समझते चलते हैं। क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, तो इसकी चिंता मत करिएगा कि हिंदी और इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये है कि इंग्लिश की थोड़ी अधिकता मिलेगी, लेकिन जिस दिन से, अभी तो मेरा सीधे मैं इंटरेक्टिव सेशन ले रहा हूँ जिसमें मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस दिन मैंने पीडीएफ और पेन टैब का यूज करना स्टार्ट किया उस दिन मैं हिंदी को पूरी तरीके से समाहित कर लूंगा। और हिंदी मीडियम, मैं आशा करता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ठीक है, इंग्लिश वालों को तो नहीं ही होगी। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, वो है गवर्नमेंट बजटिंग। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझो आप, जब हम गवर्नमेंट बजटिंग की बात कर रहे हैं तो यहां हम किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, या हम बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट की, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सरकार। ठीक है, केंद्रीय या केंद्र सरकार या केंद्रीय बजट। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां हम केंद्रीय सरकार, और जिस बजट की बात कर रहे हैं वो सेंट्रल बजट या यूनियन बजट या केंद्रीय बजट कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? केंद्रीय बजट। ठीक है,
इसको केंद्रीय या इसको हम सामान्य बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सामान्य बजट भी कहते हैं। तो जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले उसमें समझ लेना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उस किस गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, वो गवर्नमेंट कौन सी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या वो यूनियन गवर्नमेंट है, या वो केंद्रीय सरकार है, या वो केंद्रीय बजट है, या वो सामान्य बजट हम कहेंगे इसको। ठीक है, अब शब्द आती है यहाँ पर गवर्नमेंट का बात आती है ना, समझो। ठीक, माइक वगैरह की कंडीशन सब देखना पड़ता है, उसके बाद ही चल सकते हैं, क्योंकि अगर माइक हिल गया थोड़ा सा तो आपको आवाज़ सही प्रॉपर नहीं आएगी और पूरे वीडियो में भी ये चलेगा। अब यहाँ बजट समझो क्या है। ठीक, जब हम बजट की बात करते हैं तो देखो, लेकिन अब बजट से पहले ये समझो कि हम ये वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब 1-2 मिनट के इंट्रोडक्शन में हो सकता है बहुत लोग भाग जाएं देखकर, लेकिन समझ लो कि हम करने क्या क्या वाले हैं, उसके बाद समझो। देखो, सबसे पहले हम बजट का शॉर्ट इंट्रो लेंगे। ठीक, बजट के इंट्रो के बाद हम क्या समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम इसमें समझेंगे कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। क्यों फिजिकल पॉलिसी समझेंगे? क्योंकि फिजिकल पॉलिसी ही अल्टीमेटली जो है, जो फिजिकल पॉलिसी का मेन टूल है वो बजट होता है। ठीक है, बजट के थ्रू ही कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकारें हैं अपनी फिजिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती हैं। अब वो इंप्लीमेंट क्यों करती हैं, किसको इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं, आखिर वो फिजिकल पॉलिसी से करना क्या चाहती हैं इकोनॉमी में या किसी देश के इकोनॉमी में, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल पॉलिसी को समझेंगे, फिजिकल पॉलिसी के एम को समझेंगे कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है फिजिकल पॉलिसी को अप्लाई करने का, इंप्लीमेंट करने का किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद देखो, बजट हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, उसका एम हो गया। उसके बाद हम 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट समझेंगे। वो है पहला 3 डॉक्यूमेंट्स। क्या समझेंगे हम? 3 डॉक्यूमेंट समझेंगे। डॉक्यूमेंट समझेंगे 3, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? वो 3 डॉक्यूमेंट होंगे जो सरकार, किसी भी सरकार को, भारत में किसी भी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन बाध्य करती है, अपने आर्टिकल में बाकायदा दे रखा कि नहीं आपको ये करना ही करना है। और वो 3 आर्टिकल, वो 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल, और तीसरा कौन सा? फाइनेंस बिल। आपको करना ही करना है हर साल, एनुअली आपको इन 3 डॉक्यूमेंट को पार्लियामेंट के सामने पेश करना ही करना है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 फंड्स की। ठीक, 3 फंड्स की बात करेंगे। ये 3 फंड्स कौन सी होती हैं? अरे भाई, जब हम बजट बनाते हैं, जहां से पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा कहां आता है, कहां से आता है, कहां को जाता है। ठीक है, वो बात हम समझेंगे 3 फंड्स में। और उन 3 फंड्स में कौन कौन से फंड समझेंगे हम? उसमें समझेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी संचित निधि क्या है। ठीक है, उसमें हम समझेंगे लोक लेखा अकाउंट, या उसको पब्लिक अकाउंट कहते हैं, पब्लिक अकाउंट क्या है। और तीसरा हम समझेंगे कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और ये किस आर्टिकल में इनका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी समझेंगे। वैसे तो ये पॉलिटी का इशू हो जाता है जब हम आर्टिकल की बात करने लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इकोनॉमी में, चूंकि बजट जो है वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी कुछ अटैच है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा आर्टिकल की भी बात करते चलेंगे। 3 फंड्स आप समझ लेंगे। उसके बाद हम क्या समझेंगे? 3 फंड्स के बाद समझेंगे हम 6 स्टेजेस समझेंगे। भारत में 6 स्टेजेस ऑफ पासिंग द बजट। ठीक, बजट को बनाने के लिए 6 स्टेजेस जो होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हम यहीं पर समझेंगे वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। ठीक, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट। ठीक, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। 6 स्टेजेस समझने के बाद इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस करने के बाद अगर टाइम बचा तो हम जो है गवर्नमेंट के बजट स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कौन कौन सा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, रेवेन्यू और क्या क्या कैसे कैसे होता है, हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक शॉर्ट इंट्रो इसलिए दे दिया ताकि आप समझ जाओ कि हम इस वीडियो लेक्चर में करने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं बजट की। ठीक, तो बजट जो है वो क्या, पहले वर्ड की बात करेंगे ना, जो आप लोग जानते हैं। जो आप जानते हैं, जब हम उससे बात करेंगे तो जो आप जानते हुए और जो आप नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे सब जानेंगे। मतलब पहले आप जो जानते हैं वो जानिए, फिर जो नहीं जानते वो जानिए। यानी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक से आप एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। देखो, जब बजट की शब्द की बात करते हैं तो ये जो है शब्द, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक, ये फ्रेंच वर्ड किससे आया है? एक फ्रेंच वर्ड है बॉगेट। क्या है? बॉगेट। ठीक, इस बॉगेट शब्द से मिलकर बना है बजट शब्द। ठीक है, और इस बजट का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है लेदर बैग। क्या होता है? चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। और इस चमड़े का थैले का काम क्या होता है? इस चमड़े के थैले में जो फिन मिन होती हैं, ये फिन मिन कौन होती हैं? फिन यानी फाइनेंस और मिन यानी मिनिस्टर।
ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो वित्त मंत्री होती हैं, कीप देयर डॉक्यूमेंट, क्या करती हैं, कीप देयर डॉक्यूमेंट, कीप देयर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आप समझो। कीप देयर डॉक्यूमेंट में ये नहीं है कि वो अपने आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड, अपनी पैन कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और जो जो सर्टिफिकेट पाए होंगे वो रखेंगे, नहीं। कीप देयर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, जिसको उन्हें पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना। जैसे कुछ भी दस्तावेज उस बजट या लीडर के बैग में रखा और उसको क्या करेंगे, हम पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। हम अपने आधार कार्ड उस डॉक्यूमेंट में, उस लेदर बैग में नहीं रखेंगे। तो बजट शब्द जो है वो फ्रेंच वर्ड बुगेट से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर यूज करती हैं फॉर कीपिंग देयर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू बजट। ठीक है, वो सारे दस्तावेजेस को इस लेदर बैग में रखती हैं। अच्छा, अब यहां समझो, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में समझो। ये जो है 1867 से या कह लें कॉलोनियल एरा से क्या चलता आ रहा था, कॉलोनियल एरा से चलता आ रहा था कि जो एक चमड़े का थैला होता है उसी में डॉक्यूमेंट लेकर पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 2019 में कुछ परिवर्तन किए गए। 2019 में जब बजट पेश किया गया माननीय श्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा, जो कि फिनमिन है यानी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा इस कॉलोनियल प्रैक्टिस यानी जो औपनिवेशिक काल से, जो ब्रिटिश काल से चलता आ रहा था कि हम क्या करें, हम एक लेदर के बैग में सब डॉक्यूमेंट रखकर जाकर फोटो वगैरह खिंचवाएंगे, देखो ये हम बजट पेश करने जा रहे हैं, उस सबको चेंज कर इन्होंने क्या किया, 2019 में जो बजट पेश किया उसको किया 4 फोल्डेड रेड क्लॉथ लेजर। ठीक, यानी 4 फोल्डेड यानी एक ऐसा दस्तावेज जो 4 तरफ से जो है फोल्ड किया जा सकता है। ये अब देखो, आप समझो, यहां पर आपके यहां होगा तो आपने देखा होगा, ये देखो, बन जाओ मेरे भाई, ये अब यहां पर फीता लगा था और इसमें कुछ पेपर ऊपर रखा और फिर इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, इधर से बंद किया और बांध दिया, और उसके ऊपर क्या, एम्बलम लगा है। ठीक, क्या लगा है, एम्बलम लगा है, ये। ठीक है, ये एम्बलम देख रहे हैं आप, अच्छी आर्ट है मेरी, ये एम्बलम बना हुआ है। तो इतने सालों की जो कॉलोनियल प्रैक्टिस थी उसको माननीय निर्मला सीतारमन जी ने 2019-20 के बजट में चेंज किया और उसे 4 फोल्डेड रेड क्लॉथ लेजर के रूप में रखा, जिसको CEA। अब देखो, जो शब्द मैं यूज करता जा रहा हूं, मैं जानता हूं ये शब्द आपके लिए नए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा एक मित्र है, जब उसको मैं मोस्पी का एक बार मैंने नाम ले लिया, MOSPI, मैंने मोस्पी का नाम ले लिया, वो चौंक गया, ये कौन सा नाम होता है। हो सकता है आप में से बहुत लोग चौंके कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब बहुत लोग इस मिनिस्ट्री का नाम नहीं सुने, मैं जितने वर्ड्स का यूज कर रहा हूं हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना हो, बट डोंट वरी, कीप पेशेंस, बहुत ही शांत दिमाग से बैठिए। पहला लेक्चर है, धीरे धीरे आपको हर लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक शब्द की मतलब आपको समझाते हुए चलूं। लास्ट में क्वेश्चन सेशन होगा, तो मैं जितने शब्द बोल रहा हूं लास्ट में क्वेश्चन सेशन होगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपने कितनी ध्यान से मुझे सुना। देखो, तो क्या बात कर रहा था मैं, CEA यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस समय कौन है, के सुब्रमण्यम। कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, के सुब्रमण्यम। इन्होंने क्या कहा, इस बजट को 2019 में इसको कहा बही खाता। क्या कहा, बही खाता। ठीक, सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने इसको कहा कि ये जो है वो बही खाता है। अब बजट के एक डेफिनेशन सुन लो। ठीक है, डेफिनेशन क्या मतलब, समझो कि बजट में होता क्या क्या है। ये तो मैंने अब तक आपको बताया कि क्या बजट के शब्द का मतलब क्या होता है। अब बजट है क्या, समझो, मैं लिख रहा हूं, इट इज एन एनुअल, शब्द को पकड़ना आप, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट containing estimated revenue and expenditure for the next financial year। अब यहां कुछ शब्द को समझना पड़ेगा आपको, जब तक कुछ शब्द अच्छे से समझ नहीं लेंगे तब तक आपको चीजें और क्लियर नहीं होंगी। पहला, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा शब्द आया फाइनेंशियल ईयर।
ठीक है। तीसरा शब्द आया एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब हिंदी में समझ लो कि बजट किसको कहेंगे, एनुअल यानी वार्षिक, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, स्टेटमेंट यानी लेखा जोखा, यानी वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा जो कि अनुमानित होता है अगले साल के लिए, उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। हिंदी में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डिक्टेट करूं, यानी जो वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसे हम क्या कह देते हैं, उसमें जितना कुछ होगा कि आने वाले समय में हम क्या खर्च करेंगे, आने वाले समय में हमारा जो है कितनी रेवेन्यू होने वाली है, कितना हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, किस किस सेक्टर पर एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, बजट यही बताता है। ठीक है, एनुअल यानी ये वार्षिक होता है, बात समझ लो आप, एनुअल यानी ये वार्षिक होता है। ठीक, फाइनेंशियल वित्तीय और स्टेटमेंट, यहां एस्टिमेटेड लिखा है यानी अनुमानित। भाई जो चीज होने वाली है उसका तो हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं ना, उसमें हम एक्चुअली नहीं बता सकते। लेकिन एक और होता है, एक रिवाइज एस्टिमेट होता है। ठीक है, एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। अभी समझो आप, एक एक शब्द मैं पकड़ रहा हूं। रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी एक्चुअल। जैसे इस बार हमने क्या किया, अनुमान लगाया कि अगले साल हम इन इन चीजों पर खर्चा करेंगे, अगले साल हम रोड में इतना करोड़ रुपए खर्च करेंगे, रोड और ट्रांसपोर्टेशन, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन में, अगले साल हम मेट्रो में इतना पैसा लगाएंगे, अगले साल हम स्वास्थ्य में इतना पैसा लगाएंगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में हम इतने रुपए लगाएंगे। लेकिन एक्चुअली कितने रुपए लगाए तो वो तो जब अगला साल निकल जाएगा तब पता चलेगा ना। तो उसी लिए हम समझते हैं एक फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं हिंदी में वित्तीय वर्ष। ठीक, और वित्तीय वर्ष के साथ एक और आता है एक असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। ठीक है, क्या आता है, असेसमेंट ईयर, इसको कहते हैं निर्धारण वर्ष। ठीक, अब आप बात समझ पा रहे होंगे, निर्धारण वर्ष यानी वह साल जिसमें ये सारी चीज निर्धारित हुई हो। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट यानी इस बार जो हमने अनुमान लगाया अगले साल उसका जो हम एक्चुअली देंगे वो होगा रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, यानी यही एस्टिमेट जो इस बजट में एस्टिमेट कहलाएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिवाइज एस्टिमेट, यानी एक्चुअली में क्या क्या हुआ। तो आप समझो यहां पर कि इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेनिंग द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू यानी क्या हमारी आय होने वाली है और क्या हम व्यय करने वाले हैं, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर के लिए उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है, उसमें हम फाइनेंशियल ईयर समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल क्या। अब एक बात और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझो कि जो बजट है ना उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पेज खोल लो, कोई भी पेज खोल लो, कोई पेज खोलते चले जाओ, लेकिन कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल BUDGET या बाजाट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर वहां किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अभी मैं आप बात कर रहा था, जब आपको शॉर्ट बता रहा था तो वहां बात कर रहा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, वही बजट है, और उसमें बाकायदा आर्टिकल में बाकायदा बता रखे हैं कि सरकार को आर्टिकल 112 के तहत ये करना होगा, 114 के तहत ये करना होगा, 265 के तहत ये करना होगा, 107 के तहत ये है। वैसे वो तो पॉलिटी का काफी, जब मैं अभी मैं बताता हूं आपको, एक एक आर्टिकल बता रहा हूं इसके बारे में। ठीक है, तो समझो आप फाइनेंशियल ईयर समझ लो। ठीक, फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर कुछ और नहीं है, इट इज अ टाइम पीरियड। क्या है, इट्स अ टाइम पीरियड। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि जिस तरह बजट का कोई जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का नहीं है, क्या फाइनेंशियल ईयर का कोई जिक्र है उसमें? बिल्कुल भी नहीं, फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। बजट कब पारित करना है, यानी फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट सरकार कब पार्लियामेंट में लाएगी, इन सब का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इन सब के बारे में मौन है, कुछ नहीं बोलता कि आप कब लाइए। कॉन्स्टिट्यूशन केवल इतना कहता है कि आप जो है हर साल एनुअल स्टेटमेंट दीजिए। ठीक है, आपको पार्लियामेंट में एनुअल स्टेटमेंट के 3 डॉक्यूमेंट लाने होंगे। वो फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, अप्रोप्रिएशन बिल होगा और फाइनेंस बिल होगा, आपको लाना ही लाना होगा। ठीक है, बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं करता, लेकिन हम समझते हैं यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड है इंडिया में, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है इसको हम एक फाइनेंशियल ईयर का दर्जा देते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए 2016-17 में वही फिनमिन ने क्या किया था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी। कौन सी कमेटी थी वो? शंकर आचार्य कमेटी। कौन थी?
शंकर आचार्य कमेटी, आचार्य कमेटी, ठीक। 2016-17 में फाइनेंशियल ईयर चेंज क्यों किया जाए? ताकि फाइनेंशियल ईयर में हम जो टैक्सेस का कलेक्शन होता है उसको हम अच्छे से मॉनिटर कर पाएं, जो टैक्स इवेजन होता है, टैक्स की चोरी होती है, उसको हम रोक पाएं, ठीक। तो इसमें एक बात थी कि हम क्या इसको जनवरी से दिसंबर कर दें, क्या हम इसको जनवरी से, मैं एक्चुअली मुझे तार फंस गया था, ये जो मैं तार लगा रखा है ये, तो ये फंस रहा था, तो क्या ये जनवरी से दिसंबर कर दिया जाए, या इसको रबी और वो हिंदी वाला खरीफ कर दिया जाए, रबी खरीफ तक कर रखा जाए। तो जो भी इन्होंने सिफारिशें दी इस कमेटी ने, शंकर आचार्य कमेटी 2016-17 में, उसको माना नहीं गया। तो केवल आप इतना दिमाग में रखिए कि फाइनेंशियल जो ईयर है उसको डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनी थी, शंकर आचार्य कमेटी 2016-17 में। बाद में उसके रिकमेंडेशन को माना नहीं गया, लेकिन एक प्रयास था कि हम इसको जो चेंज कर सकें, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में। अच्छा, अब एक चीज और आता है असेसमेंट ईयर। अभी मैंने बताया ना असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? यानी निर्धारण वर्ष। यानी देखो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में जो होगा, तो वो होगा खाली, उसका निर्धारण नहीं होगा, उस पर टैक्सेस कैसे लगने हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होना है, वो अगले साल होगा। यानी 2020-2021, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 के बीच में उसका निर्धारण होगा, ठीक है। उसका क्या होगा? उसका निर्धारण होगा कि क्या क्या हुआ है, उन चीज़ों पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम निर्धारण वर्ष, यानी जो इस साल हुआ उसका निर्धारण अगले साल होता है। आप ये समझ लीजिए ध्यान से, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में जो जो घटनाएं हुई उसका निर्धारण कैसे करेंगे? हम बाद में ही तो करेंगे कि पहले कर लेंगे हम? जो चीज़ हुई नहीं उसकी वो चीज़ें पहले कैसे की जा सकती हैं, ठीक है। तो जब वो हो जाएंगी तो उसके बाद उसका निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर होता है। तो अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? तो वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 31 मार्च 2021 तक होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे असेसमेंट ईयर के मामले में, ठीक। तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट। बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं? आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा अब तक और काफ़ी ईजी लग रहा होगा, ठीक है। जितना हम डर रहे हैं उतना कुछ होता नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ बजट के बारे में, गवर्नमेंट की राय समझते हैं। एक शब्द अभी मैंने फिजिकल पॉलिसी यूज़ किया था, बजट, ठीक। बजट जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है। देखो, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, ठीक, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। एक होती है फिजिकल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। यानी एक होती है राजकोषीय नीति और एक होती है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति किसी भी देश में सरकार ओन करती है, सरकार के पास उसका स्वामित्व होता है, सरकार उस नीति को बनाती है और इंप्लीमेंट करती है। और उसका जो प्रमुख बनाता कौन सरकार में? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक। और जो मौद्रिक नीति होती है या मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी देश में, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होगी यानी वहाँ का जो केंद्रीय बैंक होगा वो उसको ओन करेगा और वो उसको मॉनिटर करेगा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कौन है? वो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या उसकी जो कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये सब डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कैसा रहेगा, रिवर्स रेपो रेट कैसा रहेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, वो सब जो इन्फ्लेशन रेट में क्या चेंजेस करने हैं, प्राइस स्टेबिलिटी रखनी कि नहीं रखनी, वो मौद्रिक नीति में आ जाता है। तो फिजिकल पॉलिसी कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को अप्लाई किसके माध्यम से करती है? वो है उसका बजट। बजट के एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है अपनी फिजिकल पॉलिसी को जो है इकोनॉमी में इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल जो है एक ग्रीक वर्ड है, फिजिकल जो है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, कहां लिखूं उसको? फिजिकल, देखो फिजिकल पॉलिसी, ठीक, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है बास्केट। क्या होता है? बास्केट। और इस बास्केट जो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पब्लिक पर्स को, पब्लिक पर्स, ठीक, पब्लिक पर्स को
यानी पब्लिक के पास जो पॉकेट है, पब्लिक के पॉकेट को सीधे इंपैक्ट करती है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो वो सीधे पब्लिक के पर्स पर हमला करेगी। टैक्स लगाया तो सीधे पब्लिक के पर्स से पैसा जाएगा सरकार के पास। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, यानी सीधे सब्सिडीज दी, तो डायरेक्ट वो है जो है पब्लिक के पॉकेट में जाएगी। ठीक है, अब समझो कि फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। फिजिकल पॉलिसी का थोड़ा सा डेफिनेशन यानी एक सेट वे में समझ लो। तो फिजिकल मैं लिख रहा हूं यहां पर, फिजिकल पॉलिसी इज द सेट ऑफ समुच्चय ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। क्या? गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड डिसीजन? रिगार्डिंग टैक्सेशन, अभी मैंने बताया ना, टैक्सेशन यानी कराधान, एक्सपेंडिचर और सब्सिडीज एंड अदर ऑपरेशंस। ठीक, ये डिसीजन, इसकी डेफिनेशन कह लो। फिजिकल पॉलिसी को और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जितने भी डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी है। गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम क्या है कि हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो पॉलिसी ओन करती है उसे कहते हैं राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी में क्या है, वो सेट ऑफ डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के, उसी को क्या करते हैं, एक साथ रख देते हैं और उसे कहते हैं ये नीति बन गई और वो हो जाती है फिजिकल पॉलिसी। नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है कि सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन है किससे रिलेटेड, जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड होगा, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा, सब्सिडीज से रिलेटेड होगा, ट्रांसफर पेमेंट से रिलेटेड होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड होगा, कौन कौन सी स्कीम चलानी है उनसे रिलेटेड होगा। ठीक है, उसे क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे फिजिकल पॉलिसी। अब देखो, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बनाती है? ताकि वो इन्फ्लुएंस कर पाए किसको? वो इन्फ्लुएंस कर पाए सेविंग को। ठीक, किसको कर पाए? सेविंग यानी बचत, जो लोगों ने बचत कर रखी है उनको इन्फ्लुएंस कर पाए और उनको इन्फ्लुएंस करके मोबिलाइज कर पाए कि आप अन्य चीजों में पैसा इन्वेस्ट करो। सेकेंड थिंग, इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट, देखो कोई भी सरकार है चाहेगी कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या, जॉब क्रिएट करती है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ इकोनॉमी को ले जाती है। ठीक, तो वो चाहेगी कि हमारे यहाँ वो इन्फ्लुएंस करना चाहेगी इन्वेस्टमेंट को। कंजम्पशन, ठीक, कंजम्पशन को वो बढ़ाना चाहेगी। कंजम्पशन यानी डिमांड को बढ़ाना चाहेगी, डिमांड यानी मांग को बढ़ाना चाहेगी। ठीक है, यानी जो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू वो सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को और कंजम्पशन आदि को इन्फ्लुएंस करना चाहेगी, क्योंकि वो क्या चाहती है अल्टीमेटली, वो चाहती है इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन। समाज में इनइक्वालिटी बहुत है, आप जानते हैं, पल्मा रेशियो देख लो आप। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट देख लो, अमेरिका का कितना है और इंडिया का तक कंपेयर भी कर लो। ठीक है, अमेरिका का वैसे ज़्यादा है। इनकम इनक्वालिटी को दूर करने के लिए सरकार फिजिकल पॉलिसी बनाती है और उससे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, पुनर्वितरण करती है। कैसे करती है? टैक्स लगाकर। किस पर? अमीरों पर। अमीरों को, यानी इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी अमीरों से पैसा, अमीरों पर टैक्स लगाया, पैसा लिया और उनको जो है हमने पब्लिक में क्या किया, बांट दिया। ऐसे नहीं बांटा कि हमने वहां से अमीरों से, अंबानी साहब से 200 रुपए लिए टैक्स के रूप में और फिर 200 रुपए को जितनी भी पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे थी, चाहे वो तेंदुलकर कमेटी या किसी भी कमेटी का लेकर, और उसके बाद हमने उसको, लो भैया 2-2 रुपए तुम्हारे ऊपर आया। ये नहीं, किसी स्कीम के थ्रू दे देंगे उनको। ठीक है, किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे, गरीबों में भी गरीब अंत्योदय योजना के रूप में चला देंगे। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में चला देंगे उसको। ठीक है, हम मनरेगा जैसी स्कीम पर पैसा खर्च कर देंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट उस काम कराकर पैसा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, किससे? फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से। दूसरा, हम सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाएंगे। ठीक, क्या करेंगे? हम सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाएंगे, यानी समाज में जो आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर लाएंगे। दूसरा, हम इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ठीक, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी जो दलित पिछड़े वर्ग में है, जो अभी मेन स्ट्रीम विकास धारा के, यानी जो विकास के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, उनको क्या करेंगे? समावेशी विकास के थ्रू उन सबको लाएंगे। जनधन योजना, सभी लोग आओ खाता खुलवाओ, वो एक बहुत बड़ा जो है ये मील का पत्थर कहते हैं उसको, वो साबित होता है किसमें? इंक्लूसिव ग्रोथ में। ठीक है, फिर
इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ में हम फिजिकल पॉलिसी से कर सकते हैं, टैक्सेस को कम कर देंगे, सब्सिडीज को दे देंगे, कॉर्पोरेट्स को जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, और वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, तो क्या होगा? तो हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बात समझ में आई आपको कि हम फिजिकल पॉलिसी सरकार क्या क्या करने के लिए करती है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही है, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी से इनइक्वालिटी है। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए प्रोग्राम चलाएंगे हम, ठीक है, इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक, और बाकी समझो। अब फिजिकल पॉलिसी के उद्देश्य क्या होते हैं ये बात समझ लो आप पहले। अब ठीक, एम ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, देखो जो मैंने डिस्कशन करा था वो हम कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं, ठीक। एम क्या है फिजिकल पॉलिसी का? एम ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, एम ऑफ द फिजिकल पॉलिसी क्या है? पहला एम देखो क्या है, पहला एम में हम लिख दें फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट आपको याद होगी, अभी मैंने नाम भी लिया था, MGNREGA, ठीक, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006। इसके तहत क्या हुआ? हम इकोनॉमी में जितने भी ह्यूमन हैं उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मनरेगा स्कीम के तहत उनका हम यूज करेंगे ताकि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो। फुल एम्प्लॉयमेंट में आप कतई मत समझिए कि केवल लेबर का फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, केवल लोग हैं उन्हीं को काम दिया जाएगा, नहीं, जितने भी फैक्टर्स हैं। देखो, अगर हमने मनरेगा की स्कीम के तहत लोगों को काम पर लगाया, ठीक है, अब लोगों को हमने क्या किया? काम पर लगाया। देखो, लोगों को हमने क्या किया? काम पर लगाया, ठीक। जब लोग काम करेंगे तो वो बाकी जो रिसोर्सेज पर तो काम करेंगे, कहीं पर वो डैम बनाएंगे, कहीं पर वो नहर बनाएंगे, कहीं पर वो जो है तालाब की खुदाई करेंगे, कहीं वो कुछ करेंगे, तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगे? रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का दोहन होगा। जो पहला टॉपिक है हमारा क्या है? रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही तो टॉपिक इन सब के बारे में तो है। तो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होगा फुल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। तो हम फिजिकल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है कि हम इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट पर लेवल जाए, यानी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्शन के साधन है, उत्पादन के साधन हैं, उन सभी को हम मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग है कि इन्फ्लेशन से लड़ना, ठीक। क्या है? इन्फ्लेशन से लड़ना। कैसे फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन से लड़ती है? सपोज करो महंगाई बढ़ गई, ठीक है, क्या बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई। महंगाई यानी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। क्या है? आप अगर इन्फ्लेशन के बारे में परिचित नहीं तो समझो, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति यानी प्राइजेस का बढ़ जाना, यानी कीमतों का बढ़ जाना, यानी महंगाई उसको कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई क्यों होती है? सपोज करो, देखो, समझो, जब इकोनॉमी में कोई किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी देन सप्लाई, ठीक है, यानी अगर मार्कर की डिमांड है 25 मार्कर की डिमांड डेली है और मार्कर जो है 25 से आ रहे हैं केवल 20 ही, तो क्या होगी? मार्कर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसकी कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और मांग बहुत ज़्यादा है। तो मांग ज़्यादा होने के कारण और पूर्ति कम होने के कारण, मांग के अनुरूप पूर्ति ना होने के कारण जब प्राइसेस बढ़ जाती तो उनको कहते हैं हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। या मुद्रास्फीति वैसे उनको उसी को नॉर्मली कहते हैं, लेकिन और भी टाइप के मुद्रास्फीति होते हैं। जब मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, वो भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन में, ठीक है। जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, अब इस कंडीशन में सरकार क्या करे? अच्छा, प्राइसेस बढ़ जाती है, इसका मतलब एक चीज और है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं खर्च करने के लिए, तो सरकार क्या करती है? राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार करती है, उनसे पैसा ले लेती है, ठीक है। कैसे पैसा ले लेती है? परचेजिंग पावर, आपने पढ़ा होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, एक पावर यानी खरीदने की क्षमता, यानी मेरे पास 400 रुपए हैं और 400 को 400 हम खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया, क्या किया? टैक्स लगा दिया। अब टैक्स लगा दिया तो हमसे 400 था हमारे पास, उस पर 20 रुपए टैक्स ले लिए, तो हमें कितने रुपए बचे? हमारे पास 380 बचे, यानी हमारी परचेजिंग पावर कुछ कम हुई। ऐसे सभी पर लगाया और उससे महंगाई क्या की? कंट्रोल कर लिए। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है? फिजिकल पॉलिसी का यूज करती है, और उसमें कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी यानी संकुचित राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करती है, और उससे टैक्सेशन वगैरह के थ्रू क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है। थर्ड देखो, टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मैंने बताया था इसको आपको, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्यों? इन्वेस्टमेंट,
कोई भी सरकार अपनी राजकोषीय नीति से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहेगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट, उसकी राजकोषीय नीति कैसे इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगी ये समझो आप। मान लिया किसी क्षेत्र कॉर्पोरेट्स को क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट दे दिया। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा अगर आप प्रोडक्शन यहाँ आकर करते हो तो मैं आपको ये सब्सिडी दूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ आते हो तो हम ये नियमों को ढील दे देंगे और आप ये कर सकते हैं, ठीक है। यानी कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट देंगे, कॉर्पोरेट्स को टैक्स में रिलीफ देंगे, उस तभी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसका रिपरकशन इफेक्ट क्या आता है, उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आता है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि जॉब क्रिएशन होता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ती है और अल्टीमेट इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी ग्रोथ होता है, ठीक है। यानी इससे ग्रोथ तो होता ही होता है, साथ में डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है क्योंकि वो क्वालिटेटिव नेचर का है। तो ग्रोथ तो होगा ही होगा, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि डेवलपमेंट से पहले ग्रोथ का होना जरूरी है, ठीक है। विकास से पहले वृद्धि का होना जरूरी है, ठीक है, तभी विकास होगा। अगर वृद्धि नहीं हो रही तो विकास आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या किया हमने, उसमें हम क्या करेंगे, अभी मैंने पहले भी बताया, जनधन अकाउंट खुलवाया और सभी को उसमें से सम्मिलित कर लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का यूज करेंगे। हमने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया, उनसे पैसा लिया और उसके बाद उसको हमने हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, इन सब जगहों पर खर्च करना स्टार्ट किया, जिससे जो लोग पिछड़े हैं उनको भी हम आगे लाकर उसमें इंक्लूड कर पाए और समावेशी विकास हो पाए। उसके बाद देखो, एक ग्रोथ होता है रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ। क्या होता है, रीजनली बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक, यानी इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रीय संतुलित विकास। यानी सरकार अपनी फिजिकल पॉलिसी में ऐसी नीतियां बनाए कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे कहे, जो निवेश करता है उनसे कहे कि देखो ये तो हमारा मेन लैंड है, जो शहरी इलाका है, यहाँ तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। अगर जाकर आप यहाँ गाँव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप गाँव में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैं ये बेनिफिट दूंगा, तो आप वहाँ जाकर करो, वहाँ के लिए लोगों को प्रमोट करें ताकि रीजनली इम्बैलेंस क्रिएट ना हो। और रीजनली इम्बैलेंस क्रिएट होने से आप एक चीज़ और जान रहे हैं कि माइग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है कि लोग जो है गांव के क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। गांव क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ बहुत तेजी से लोग माइग्रेट होते हैं, तो वो क्या होगा, रीजनली इम्बैलेंस। यानी किसी स्टेट में कम, जैसे बिहार जैसे स्टेट है उसमें उसका उसका जो है रीजनली इम्बैलेंस है। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर वो रीजनली इम्बैलेंस और महाराष्ट्र देख लीजिए तो क्या होगा, एक बहुत डेवलप है, एक बिल्कुल डेवलप नहीं है। तो सरकार अपनी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से रीजनली बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये बात समझ में आई आपको। उसके बाद एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक। अब देखो एक्सचेंज रेट क्या होता है, पहले ये समझो। विनिमय दर क्या होता है, इसको कहते हैं हम विनिमय दर। क्या कहते हैं हिंदी में, विनिमय दर। विनिमय दर मतलब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की में उसकी क्या कीमत है। यानी अगर रुपए की कीमत को हम अमेरिका में देखें, ठीक है, यूएसए में देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखें तो $70 है। यानी वहाँ के $1 जो है वहाँ यहाँ के 70 रुपए के बराबर है। यानी अगर हम 70 रुपए देंगे तो वहाँ का हमें $1 मिलेगा। यानी हमें प्राइस पता चलती है अपनी करेंसी का इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज। उसे कहते हैं हम एक्सचेंज रेट, यानी प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज, ठीक है। यानी इस तरह कह सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सचेंज रेट, या ये कभी कभी बढ़ता घटता रहता, 73 रुपीज। अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है तो ठीक, अगर $1 इज इक्वल टू ये 75 रुपीज हो जाता तो क्या होगा, इसका मतलब इंडिया का रुपी और गिर गया है, यानी इंडिया का रुपी ढीला पड़ गया है, कमजोर हो गया है। और सरकार क्या करती है, अपनी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी वो अगर चाह रही कि अगर $1 बराबर 70 रुपए है तो 70 रहने दो, इसको कम या ज्यादा करने से नुकसान होता है, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो हमारे रुपए की कीमत घट जाएगी, अगर ये घटेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार एक्सपोर्ट पर जो टैक्सेस हैं उनको घटा देती है। एक्सपोर्ट पर टैक्सेस को क्या करती है, घटा देती है, उसको सब्सिडी देती है ताकि आप ताकि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। एक्सपोर्ट यानी निर्यात, यानी अपने सामान को हम बाहर भेजते हैं, और अगर बाहर भेजते तो वहाँ से पैसे आते हैं और पैसे विदेशी करेंसी के रूप में आते हैं जो कि हमारे रिजर्व में यानी आरक्षित मुद्रा कोष में की बढ़ोतरी करते हैं, जिससे एक्सचेंज रेट स्टेबल होता है। और दूसरी बात, इम्पोर्ट पर जो है टैरिफ लगा देते हैं, इम्पोर्ट पर टैक्स लगाते हैं जिसको हम टैरिफ कहते हैं। इम्पोर्ट पर जो भी टैक्स
टैक्स इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहते हैं। और अगर टैरिफ को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इंपोर्ट गिर जाता है, यानी इंपोर्ट यानी जो हम मंगाते हैं यानी हम पेमेंट बाहर करते हैं रुपए के रूप या विदेशी मुद्रा के रूप में, तो हमारे यहाँ से विदेशी मुद्रा कम जाएगी और विदेशी मुद्रा ज़्यादा आएगी, जिससे हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो फिजिकल पॉलिसी का ये मेन एम होते हैं। 6-7 एम मैंने 5-6 एम आपको बता दिए हैं, ठीक है। और भी आप अगर बुक में मिले तो उसे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक। अब यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। किसकी मैं बात करने जा रहा हूँ? 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कौन कौन से मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक, जिसमें गवर्नमेंट को मजबूरन उसको जो है एनुअली पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना होता है। वो पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है? पहला है, उसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 112 में है। और मैं आपको बता दूं, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल बजट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, बजट शब्द का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? ये इसमें क्या होता है? इसमें होता है रिवाइज्ड एंड एस्टिमेटेड। इसमें होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक। यानी जिसको हम कहते हैं एक्चुअल, यानी जो इस बार अनुमान लगाया उसको हम अगली बार उसमें जो आने वाले बजट होगा उसमें हम देंगे कि पिछली बार एक्चुअली में ये हुआ था, उसको कहते हैं रिवाइज्ड, ठीक है। यानी एक्चुअल में जो हुआ, ठीक है, जो अनुमानित। और इसमें क्या होता है? रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर लास्ट फाइनेंशियल। और एस्टिमेट किस चीज का? रेसिप्ट्स का। किसका? रेसिप्ट्स का। रिसिप्ट की स्पेलिंग, जैसे रिसीट्स पढ़ा जाता है इसको रिसीट, लेकिन मैं रेसिप्ट कह रहा हूं ताकि स्पेलिंग जानो। राजस्व यानी जो प्राप्तियां हैं, रेसिप्ट यानी प्राप्तियां, और व्यय यानी एक्सपेंडिचर, ठीक। यानी जो एक्सपेंडिचर किया उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है कि कैसे कौन कौन से रेसिप्ट प्राप्त हुए और कौन कौन से हमने एक्सपेंडिचर किए एक्चुअली में, ठीक है। अनुमान तो हमने लगाया था लेकिन एक्चुअल क्या है? और इसमें क्या होता है? एस्टिमेटेड क्या? रेसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक। यानी जो एस्टिमेटेड आने वाले साल में हम खर्चा करने वाले हैं उन सबका जिक्र इसमें होता है। इसमें एक चीज और होता है, क्या? इसमें ये होता है कि हम कैसे टैक्स स्लैब में चेंज करने वाले हैं, किसको सब्सिडी देने वाले हैं, किसको क्या करने वाले हैं, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा डिटेल में लिखा होता है। और वो होता है अनुच्छेद 112 में, जिसको हम नॉर्मली बजट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसे हम क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट द गवर्नमेंट हैव टू प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। और उसमें क्या होता है? रिवाइज एस्टिमेट होता है, यानी एक्चुअली जो पिछली बार हुआ था उसका निर्धारण वर्ष जिसको कहते हैं एक्चुअली में होता है। और उससे लास्ट ईयर जो पिछले साल का होता है, जिसको हम असेसमेंट अभी निर्धारण वर्ष कहा ना, वो लास्ट ईयर का हमेशा निर्धारण करता है। उसी तरह इसमें निर्धारण किया जाता है कि पिछले साल एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। और एस्टिमेटेड रेसिप्ट होता है यानी आने वाले साल के लिए क्या क्या हम खर्च करने वाले हैं, और जब खर्च करने वाले हैं तो वो उसके लिए हम पैसा कहां से लेने वाले हैं, ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझाने की कोशिश करते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू, जो कि आर्टिकल 112 के तहत है। फिर दूसरा कौन सा है? वो है एप्रोप्रिएशन बिल। क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल। समझो इसको, एप्रोप्रिएशन बिल यानी इसको विनिमय विधेयक हमको लगता है हिंदी में कहा जाता है। इसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा, और इसको कहते हैं विनिमय विधेयक, ठीक है। और ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114 में, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल क्या करता है? ये परमिशन मांगता है, पार्लियामेंट से कहता है देखो हमको तुम परमिशन दो। किस चीज की परमिशन मांग रहे हो तुम? वो कह रहा है कि हमको परमिशन इस चीज की, देखो जो मैंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया है कि हमें ये खर्च करना है, वो कहां से खर्च करेंगे? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करेंगे, वो भारत के संचित निधि। किससे खर्च करेंगे? हम संचित निधि से खर्च करेंगे। किससे खर्च करेंगे? हम संचित निधि से खर्च करेंगे।
और जो संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी पैसा है उससे हमें खर्च करने की परमिशन दे दो। पार्लियामेंट से कहता है, एप्रोप्रिएशन बिल कहता है, हे पार्लियामेंट, हे संसद महोदय, मुझे आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से इन मदों के लिए, इन चीज़ों के लिए खर्च करने के लिए पैसा निकालने की परमिशन दे दो। और वो कितने दिन के लिए? वो 1 साल के लिए होगी। यहाँ आप समझ लो, तभी मैं अभी वोट ऑन अकाउंट जब समझाऊंगा आपको, आर्टिकल 116 के तहत जो वोट ऑन अकाउंट है वो यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट पर है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो वैलिड होगा। यानी जब एप्रोप्रिएशन बिल संसद के द्वारा पास किया जाएगा तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, और एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 31 मार्च का उसका खत्म हो जाएगा। आप उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऐसे पैसे नहीं निकाल सकते इस बिल के माध्यम से। ठीक है, इस बिल में 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, अब समझो, ठीक, ध्यान से समझते रहो। इस बिल में 2 प्रकार के, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो, एक एक चीज समझने की कोशिश करिए। इस बिल में 2 चीजें होती हैं। एक होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, ठीक। इस चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या होता है? इस चार्ज एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें हम जजेस को यानी न्यायाधीशों को, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी महालेखा परीक्षक, इन सभी को हम सैलरीज देते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जो पहला सेगमेंट होता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, मतलब फिक्स एक्सपेंडिचर होता है। इसके अंदर एक प्राविधान और है कि संसद के अंदर यानी लोकसभा के अंदर इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा कि हाँ भाई इनको मिलना चाहिए। डिस्कशन क्या कर सकते हैं? यही करेंगे कि न्यायाधीश को इतना वेतन मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल को इतना मिल रहा है, मिलना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कोई वोटिंग नहीं होती है। अब ये पॉलिटी का विषय है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत से, सेल्फ स्टडी किया होगा या कहीं और से पढ़ा होगा, आपने समझा होगा कि जब एप्रोप्रिएशन बिल की बात आती है तो वहां हम चार्ज एक्सपेंडिचर के ऊपर केवल डिस्कशन कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते। वो फिक्स अमाउंट होता है जो कि हमें देना ही देना, और वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है। ठीक है, बात समझ गए? इसमें किसी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं होती। जब चार्ज एक्सपेंडिचर यानी जजेस की सैलरी पर कोई वोटिंग नहीं करता कि अध्यक्ष, वहां का लोकसभा का अध्यक्ष पूछ रहा हो कि बताओ 2 लाख मिलना चाहिए, कौन हाँ कहते हैं कौन ना कहते हैं, फिर बिल पास बिल फेल, ये कुछ नहीं। बिल पास होना है, ये ऑटोमेटिक होता है। सेकंड होता है स्कीम वगैरह पर जो खर्च किया जाता है। ठीक, स्कीम का जो जितना एक्सपेंडिचर है या जो भी सरकार एक्चुअली में खर्च करना चाहती है उस पर डिस्कशन भी होता है, उस पर वोटिंग भी होती है। जैसे अब सरकार ने सोच लिया, कहा कि 125 करोड़ देशवासी हैं, चलो हम सबको 15 लाख नहीं दे पा रहे हैं तो 25 करोड़ हाउस होल्ड है, तो सभी हाउस होल्ड को जो है 15 लाख देंगे। और ये स्कीम बनाकर ले आए कि 15 लाख ले लो, 15 लाख ले लो योजना, 15 लाख ले लो योजना। ठीक है, और 15 लाख ले लो योजना के अंदर जब एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर वो लेकर आएगी, क्यों लेकर आएगी? ताकि वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको खर्च करने की अनुमति मांगेगी, और उसके अंदर दूसरा सेगमेंट होगा और उसके अंदर 15 लाख ले लो योजना चलाएगी। जब 15 लाख ले लो योजना चलाएगी तो उस पर डिस्कशन भी होगा और वोटिंग भी होगी, और वोट करके उसे वोटिंग के माध्यम से उसको पास या फेल किया जाएगा, यानी पास किया जाएगा या हटाया जाएगा या उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114। और एक तीसरा आता है, तीसरा कौन सा आता है? फाइनेंस बिल। क्या आता है? धन विधेयक, फाइनेंस बिल। ठीक, फाइनेंस बिल, इसका आर्टिकल 265 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है फाइनेंस बिल यानी धन विधेयक। ये विधेयक क्या कहता है? ये विधेयक कहता है कि जो हम पब्लिक पर टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, जो हम पब्लिक से टैक्सेस वसूलने जा रहे हैं, आप इसकी परमिशन मुझे दे दो कि मैं पब्लिक से टैक्सेस ले लूं। ठीक है, फाइनेंस बिल क्या कहता है कि हे पार्लियामेंट, आप मुझे इस चीज की परमिशन दो कि मैं कलेक्ट करूं टैक्सेस में। थी द फाइनेंस बिल इज फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बाय द पब्लिक। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और प्राविधान समझ लो कि अगर मान लिया सरकार अपने राजकोषीय नीति में लेकर, बजट में लेकर आई कि हम किसी चीज पर जो है वो 40% का टैक्स लगाना चाहते हैं, और वो बिल आर्टिकल 265 के तहत संसद में गया परमिशन के लिए यानी पास होने के लिए, तो ये फाइनेंस बिल में संसद क्या क्या कर सकती है? उसमें वो चाहे तो 40% को अप्रूव कर दे, कह दे हाँ ये ठीक है बिल्कुल कर सकते हो। वो चाहे तो इसको घटाकर 35% कहे नहीं ये 35% करो तब हम मानेंगे, वो भी कर सकती है। वो चाहे तो इसको एबोलिश कर दे, कहे 0% कर दो, वो भी हो सकता है। लेकिन
पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती कि 40% है आप इससे अधिक लगाओ, यानी 40 नहीं आप 45% लगाओगे तभी हम इसको पास करेंगे। पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही मैक्सिमम लिमिट लेकर आती है। गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40% लेकर आई है, तो या तो वो 40% एक्सेप्ट कर ले, या उसको घटा सकती है, या उसको खत्म कर सकती है, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकती है। ये बात आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो फाइनेंस बिल क्या होता है? फॉर द कलेक्टिंग टैक्स, फॉर द कलेक्टिंग टैक्स, ठीक, कलेक्टिंग टैक्स, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए हम फाइनेंस बिल लाते हैं आर्टिकल 265 के तहत। बात समझ में आई आपको? तीन डॉक्यूमेंट कौन कौन से मैंने बताया आपको, बताइए। पहला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं, अनुच्छेद 112। दूसरा कौन सा? एप्रोप्रिएशन बिल, या जिसको हम कहते हैं विनिमय विधेयक, इसको हम किस आर्टिकल के तहत लाए? 114 के तहत। फिर हम तीसरा बिल लेकर आए फाइनेंस बिल या धन विधेयक, इसको हम किस आर्टिकल के तहत लेकर आए? 265। और इन 3 आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट को इन 3 डॉक्यूमेंट को दादा के नजरों में, दादा कौन? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के जो है देख रेख में ये सब चीज जो है होती रहेगी। राष्ट्रपति जी ऊपर से देखते रहेंगे क्या क्या हो रहा है, और ये होना ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं 3 फंड्स के बारे में, 3 इंपॉर्टेंट फंड्स, जिसके अभी आया ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अब ये 3 फंड कौन कौन से हैं और इसमें क्या होता है, और मैं 2 फंड्स की और बात करूंगा, PMNRF और PM केयर्स की, ठीक। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। देखो 3 इंपॉर्टेंट फंड्स, 3 इंपॉर्टेंट फंड्स, क्या 3 फंड्स कौन कौन से हैं इंडिया में? पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संचित निधि। आर्टिकल, आपको अगर आर्टिकल याद होगा तो मन में आप दोहरा लीजिए, अगर दोहरा ले रहे हैं तो यानी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। 266(1), थोड़ा याद करो, इससे पहले मैंने बताया था कि फाइनेंस बिल 265 के अंदर आता है, जिसमें हम टैक्स कलेक्शन के लिए परमिशन मांगते हैं। और 266(1) के अंदर क्या आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा अकाउंट है जिसमें भारत सरकार जो खर्च करती है उससे रिलेटेड सारे रेवेन्यू इसी में आते हैं। कहां से? अगर सरकार ने रेड मार दी कहीं पर तो भी सारा पैसा यहीं पर आएगा, ठीक। सरकार के जो जितने भी रेवेन्यू सोर्सेस हैं, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, ठीक, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी सारा इसी में, फीस एंड फाइन्स जो है वो सब इसी में शामिल होगा, ठीक। जो लोन्स आएंगे, ठीक, लोन्स वो भी शामिल होंगे, यानी जो बोरोइंग्स होंगी हमारी, चाहे वो इंटरनल बोरोइंग हो या एक्सटर्नल बोरोइंग हो, वो भी सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। जो भी हमें ट्रांसफर पेमेंट्स के रूप में बाहर से मिलते हैं वो भी सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मिलेगा, ठीक है। यानी जितने भी चीजें हैं वो सरचार्ज वगैरह इसमें नहीं जाता, सरचार्ज एंड सेस वो सरकार अलग से खर्च कर सकती है, उसका अलग सिस्टम है, ठीक है। वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स जितने भी हैं वो सब पूंजीगत जितनी भी आए हैं वो सब कहाँ जाती है? पूंजीगत प्राप्तियां वो कहाँ जाती हैं? वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती हैं। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गई जितने भी धनराशि है उससे खर्च करने के लिए सरकार को उसका पैसा खर्च करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी तो 265 के तहत फाइनेंस 265 कह रहा हूँ 114 के तहत हमने क्या किया? एप्रोप्रिएशन बिल में क्या किया हमने? पार्लियामेंट से यही परमिशन तो मांगी कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने की अनुमति तो मांग रहा था। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने के लिए सरकार को सबसे पहले पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होगी, उसके बाद ही वो पैसा उसमें से खर्च कर सकेगा। यहीं से, इसी फंड से सभी को सैलरी दी जाती है, ठीक है। जितने भी उच्चाधिकारी होते हैं उन सभी को इसी से सैलरी दी जाती है, ठीक है। सेकंड फंड देखो कौन सा है? सेकंड फंड है पब्लिक अकाउंट। कौन सी है? पब्लिक अकाउंट। और ये किसकी है? आर्टिकल 266(2) के तहत है, ठीक। आर्टिकल 266(1) के तहत है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266(2) के तहत है पब्लिक अकाउंट, यानी लोक लेखा या लोक खाता है, कुछ कैसे है, ठीक है, लोक खाता समझो। अब इसमें क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है?
गवर्नमेंट को डिपॉजिट्स प्राप्त होते हैं कहाँ कहाँ से, जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उसमें से उनका प्रोविडेंट पीएफ कटता है कि नहीं कटता, वो सरकार के पास जाता है। जब पोस्ट ऑफिस की बात करो आप, पोस्ट ऑफिस की बात, तो पोस्ट ऑफिस में लोग खाता खुलवाते हैं, आरडी एसडी ये सब खाता खुलता है, सुकन्या समृद्धि योजना में लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है, किसान विकास पत्र खरीदते हैं, वो सब पैसा कहाँ जाता है, डिपॉजिट के रूप में कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है। और सरकार उनको क्या करती है, लोन के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में क्या करती है, मोबिलाइज करती है। तो ये सब जो पैसा होता है वो सरकार क्या करती है, मोबिलाइज कर सकती है, डिपॉजिट चूंकि प्राप्त होता है, और सरकार एक तरह बैंक के रूप में काम करती है। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ सरकार क्या कर रही है, पीएफ ले रही है, पीएफ से जो है पीएफ का यूज कर रही है, मोबिलाइज कर रही है उसको। पोस्ट ऑफिस में जो आरडी एसडी के खाते खुलते हैं उसमें जो डिपॉजिट प्राप्त होता है, सुकन्या समृद्धि योजना में जो डिपॉजिट प्राप्त होता है, स्मॉल सेविंग्स जितनी भी होती हैं वो सब गवर्नमेंट डिपॉजिट के रूप में लेता है, और उसको अल्टीमेटली क्या करता है, लोन और इन्वेस्टमेंट के रूप में घुमाता रहता है उन पैसों को। ठीक, तो यहां क्या हम समझ रहे हैं, यहां पर किसी भी इस पैसों को मोबिलाइज करने के लिए सरकार को किसी भी पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद हम तीसरे फंड की बात करते हैं, वो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? देखो तीसरा फंड कौन सा है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है इसका बताइए, आर्टिकल है इसका 267। आर्टिकल 267 में लिखा है कि देखो आप कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 500 करोड़ रुपीस, आप 500 करोड़ रुपीस जो है रखोगे, किस लिए, अनफॉरसीन डिजास्टर्स के लिए, कैलामिटी के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो इस 500 करोड़ रुपए में से आप पैसा खर्च कर लो और उसके बाद इसको वापस से रिफिल कर दो। ठीक है, यानी अगर कोई कहीं पर उड़ीसा वगैरह में तूफान आया और यहां से हमने क्या किया, 200 करोड़ रुपए क्या किया, 200 करोड़ रुपीस का जो है निकाल लिए, 200 करोड़ रुपए निकाल लिए, उसके बाद हमने खर्च कर लिया। उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट से परमिशन लेंगे, ठीक है, अप्रूवल लेंगे, यानी हम इस फंड में क्या करते हैं, खर्चा करने के बाद परमिशन लेते हैं पार्लियामेंट से। और ये परमिशन लेते क्यों है, ताकि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वापस से 200 करोड़ रुपए निकालकर हम इसको 500 करोड़ रुपए पूरा कर सकें। यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में हम 500 करोड़ रखना ही रखना है, यानी उसको हम वापस से अगर 200 करोड़ निकाल लिया तो हम वापस से उसको 500 करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। किससे, पार्लियामेंट से परमिशन लेंगे कि हम इसको 200 करोड़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालेंगे और वापस इसमें डाल देंगे। ठीक है, वो 500 करोड़ वापस हो जाएगा। आर्टिकल 267 के तहत आता है। तो ये हो गए 3 फंड। कौन कौन से फंड मैंने बताया आपको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, ठीक, और दूसरा कौन सा बताया, पब्लिक अकाउंट। तीसरा मैंने कौन सा बताया आपको, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या इसको आकस्मिकता निधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आकस्मिकता निधि। ठीक, आकस्मिकता निधि कहते हैं इसको। ठीक है, अब हम एक चीज और समझ लेते हैं साथ में, जब इतनी दूर आए हैं फंड की बात कर रहे हैं तो 2 फंड और बने हैं। ठीक है, उन फंड को समझते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जो पीएम केयर्स और पीएमएनआरएफ है, यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, ठीक, जो 1948 में बना था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। और एक फंड बना है पीएम केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। 2020 में इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था। ठीक, अब इन दोनों फंड को हम कभी कभी कंफ्यूजन में समझ लेते हैं कि इसको जो है बजट से सपोर्ट मिलता है या ये आर्टिकल के थ्रू बना है। बिल्कुल नहीं, आप समझो इसमें क्या है। ठीक, इससे भी क्वेश्चन है। PMNRF जिसको बनाया गया था 1948 में, और एक आता है PMCARES फंड 2020 में। ठीक है, कोरोना काल के समय बनाया गया। इसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसका फुल फॉर्म याद रखो, अभी पता लगेगा इसका क्यों मैं याद कह रहा हूं इसको। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक, इसको क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड क्या हुआ, क्या बताया मैंने, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ
इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। इसको बनाया था, मैंने बताया पीटी नेहरू जी ने बनाया था, इसको मोदी जी ने बनाया था। सुनो इसका क्या काम है, इसको क्यों बनाया गया था। इसको जब समय 1948 में बनाया गया था, उस समय पाक से जो रिफ्यूजीज आ रहे थे, जितने शरणार्थी आ रहे, जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो जितने भी वहां से रिफ्यूजीज आ रहे थे उनके रहने खाने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बनाया गया था, ठीक है, जो कि एक ट्रस्ट के रूप में कह लीजिए है। इसमें किसी प्रकार का कोई बजटरी सपोर्ट इसको नहीं मिलता, ध्यान रखो, किसी प्रकार का बजट में कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई गवर्नमेंट से कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट यानी सीधे गवर्नमेंट इसमें कोई सपोर्ट नहीं करती। इसमें कहाँ से पैसा आता है, इसमें इंडिविजुअल पैसा देते हैं, जैसे कोई उदार है वो पैसा दे दिए, कोई इंस्टीट्यूशन पैसा देता है, ठीक, इंस्टीट्यूशंस पैसा दे सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन FORIGN फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा दे सकते हैं, या इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स पैसा दे सकते हैं, ठीक है। यानी इंडिविजुअल इसमें दान करेगा, इंस्टीट्यूशंस कोई जो दान कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन या जो फॉरेन कोई नागरिक है वो दान कर सकता है, तो वहां से इसको पैसा मिलता है, इसको भी पैसा मिलता है और इसको भी पैसा वहीं से मिलता है। पीएम केयर्स को भी पैसा इन्हीं सोर्सेज के माध्यम से मिलता है, दोनों में सिमिलरिटी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। PMNRF में भी पैसा इंडिविजुअल दे सकते हैं उदारता के कारण। अच्छा, इसमें देने से बेनिफिट क्या होगा, टैक्स में छूट मिल जाती है, जो पैसा इन्होंने इसमें दिया उसमें क्या होगा, वो टैक्स में फायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसको किस लिए बनाया गया था कि पाक में जो रिफ्यूजीज आए, तो अब रिफ्यूजीज तो काम खत्म हो गया उनका, बाद में इसको किस लिए बनाया गया कि भूकंप आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, साइक्लिक कोई कैलामिटीज आ जाए, ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट में जो गरीब हो उनकी सहायता हो जाएगी, किसी का जो किडनी खराब हो गया उनके ट्रांसप्लांट में जो है बेनिफिट करेगा, तो इस फंड से उसमें पैसा दिया जाता है, ठीक है। पीएम केयर्स बनाया गया अभी 2020 में कोविड-19 क्राइसिस में, और ये किसी भी क्राइसिस के लिए यानी किसी भी समय जो किसी भी कैलामिटी या एनी सिचुएशन जो इमरजेंसी सिचुएशन में इस फंड का यूज किया जा सकता है, ठीक है। बाद में इसमें विवाद भी हुआ था क्योंकि RTI के तहत मांगा गया था कि इसमें जो भी पैसा आ रहा है उसे कैसे खर्च किया जा रहा है उसका जानकारी नहीं दी गई, ठीक है। तो RTI के राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मांगा गया था, जिसमें इन्होंने इस फंड ने सीधे फंड यानी सीधे जो PMO, क्योंकि इसको PMO ऑपरेट करता है, PMO इसको भी ऑपरेट करता है और PMO इसको भी ऑपरेट करता है, यानी जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं इसके, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर उस समय होगा वो इसका भी हेड होगा, उसका भी ट्रस्टी होगा, ठीक है, मेन हेड होगा उसका प्राइम मिनिस्टर। दोनों पीएम केयर्स या PMNRF का दोनों का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बेसिस पर जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी होते हैं इसको जो है हैंडल करते हैं। इसमें देखो क्या पीएम केयर्स में क्या है, पीएम केयर्स में एक तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर के साथ में इसमें मिनिस्ट्रीज भी हैं, एक है होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। 3 मिनिस्ट्रीज भी जो है इसके अंदर का सदस्य ट्रस्टीज हैं, और उसके बाद इसमें जो है 3 ऐसे नामचीन व्यक्ति जो मेडिकल में, साइंस में, लॉ में जहां भी प्राइम मिनिस्टर को लगता है वो 3 व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं इसमें से, यानी यहां पर 7 सदस्यीय समिति है, एक प्राइम मिनिस्टर, 3 में ये होम अफेयर्स वाले, डिफेंस वाले, और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले, और 3 वो जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेंगे जिनको। तो इस हिसाब से ये 7 सदस्यीय ये एक तरह से ट्रस्टी है और ट्रस्ट है। और ध्यान रखना है इसको किसी भी दोनों फंड्स में किसी भी प्रकार का बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंटल सीधे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। जैसे नॉर्मल फंड्स होते हैं वैसे ये फंड्स भी हैं, ठीक है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, ये सब केवल अपने अलग से बनाए गए हैं, किस लिए कि पैसा आए और इन चीज़ों की जगह पर खर्च किया जा सके, डोनेशन के रूप में पैसा लिया जा सके और उन्हें खर्च किया जा सके। ध्यान रखना है इसमें इंडिविजुअल भी दे सकते हैं पैसा, इसमें जो है इंस्टीट्यूशन भी दे सकते हैं, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंडिविजुअल भी पैसा दे सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई। अब हम कहाँ चलें, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि जो बजट को भारत में कैसे पारित किया जाता है। अच्छा चलो ये बताओ आप कि बजट जो इंडिया में सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, ये बताओ। दूसरा बताओ कि इंडिया में इंडियन सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, ये आप सोच के मुझे बताइएगा। देखो क्या बताने जा रहा था मैं आपको, 6 स्टेजेस कौन से हैं, ठीक है, और ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। 6 स्टेजेस ऑफ पासिंग द बजट,
पासिंग द बजट। ठीक, समझो पहला स्टेज क्या है। पहला स्टेज है, उससे पहले अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको। पहला स्टेज से बताने से अच्छा पहले एक चीज और बता देता हूं, अनुच्छेद कुछ बता देता हूं आपको। 107 क्या है कहता है, ठीक है, आर्टिकल 107 क्या कहता है। 107 क्या कहता है कि ये प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर बताता है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड पासिंग ऑफ बिल। पार्लियामेंट में कैसे बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे और कैसे उसको पास करेंगे, ये कौन बताता है, ये बताता है अनुच्छेद 107 आर्टिकल। अब ये समझ लो पॉलिटी का लेक्चर चल रहा है आपका 108, लेकिन मैं पॉलिटी नहीं, अभी मैं बता रहा हूं कि कहां कहां मैं इसको क्यों ले जा रहा हूं आगे। ठीक है, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 क्या कहता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है कि जब ये दोनों लोग आपस में झगड़ा कर लें, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आपस में बवाल हो जाए बजट को लेकर या किसी बिल को लेकर, तब उसमें जो है दादा सामने आएंगे, यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब सामने आएंगे और ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे और क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे और वहां पर डिसीजन होगा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ये आप जानते हैं। फिर आर्टिकल 109 बहुत पावरफुल आर्टिकल है, क्या करता है ये मनी बिल के बारे में स्पेशल प्रोविजन देता है। क्या करता है, अब यहां से शुरू हो गया इकोनॉमिक्स का आर्टिकल, स्पेशल राइट्स। ठीक, स्पेशल राइट्स किसको देता है, मनी बिल को। क्यों देता है, समझो इसको, मनी बिल को ये स्पेशल राइट देता है किस बारे में, कहता है कि लोकसभा तुम्हारे मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, राज्यसभा केवल 14 दिन की हाल्टिंग कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता मनी बिल के मामले में। सबसे पहले लोकसभा में मनी बिल पारित होगा, सबसे पहले लोकसभा में मनी बिल रखा जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि वो बिल मनी बिल है या सामान्य बिल है। ये बात समझ रहे हो, 109 की बात बता रहा हूं। कह रहा है कि राज्यसभा में इसमें विशेष पावर राज्यसभा के पास नहीं होगी, राज्यसभा किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट इसमें नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार का वो रिकमेंडेशन जरूर कर सकती है, चाहे तो लोकसभा उसे माने और चाहे तो रिजेक्ट कर दे, लेकिन वो पूरी तरीके से लोकसभा को पावरफुल बनाती है किसके मामले में, मनी बिल के मामले में। फिर आर्टिकल 110 क्या कहता है, 110 क्या कहता है, ये कहता है, कुछ कहता नहीं है, डेफिनेशन देता है, किसकी डेफिनेशन देता है, मनी बिल की, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ठीक, मनी बिल की क्या करता है, ये डेफिनेशन देता है। फिर आर्टिकल 111 यानी 111, ये क्या करता है, ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है इसको, प्रेसिडेंशियल ठीक डिक्लेरेशन। ठीक, डिक्लेरेशन यानी जब बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको हम जो है प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं कि आप जो इस पर सिग्नेचर कर इसको फाइनल रूप दीजिए। फिर आर्टिकल 112 क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 113 क्या है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। अब यहां समझो एक चीज और, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक, डिमांड फॉर ग्रांट्स, एक मिनिस्ट्री कोई है वो अपने लिए पैसे मांगेगी डिमांड फॉर ग्रांट के थ्रू। ठीक है, डिमांड फॉर आर्टिकल 113 यानी 113 के तहत वो डिमांड फॉर ग्रांट करेगी, यानी वो पैसा मांगेगी कि हमारे यहाँ हमको इतना चाहिए, हमारे लिए हमारे ये खर्चे हैं। ठीक है, एक मिनिस्ट्री एक या एक से ज्यादा डिमांड्स फॉर ग्रांट पेश कर सकती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 114 क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल। अभी तो मैंने बताया था आपको, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक, फिर आर्टिकल 115 क्या है, इसमें है सप्लीमेंट्री एक्सेस या एडिशनल ग्रांट की बात की जाती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी जैसे मान लिया पैसे अलॉट कर दिए गए बजट में और अब पैसे जो जिस प्रोजेक्ट के लिए गए थे वो कम पड़ गए। ठीक, तो अब उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो हो सकता है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के रूप में ले ले या एडिशनल ग्रांट के रूप में ले ले या एक्सेस ग्रांट के रूप में ले ले, तो वो आर्टिकल 115 के तहत। और अगर जब ग्रांट मांगेगी तो जैसे बजट का प्रोसीजर होता है सेम ग्रांट को पास करने का प्रोसीजर होगा कि हम जो है उस प्रोसीजर को पूरा प्रोसीजर जो है बजट वाला फॉलो होगा जब डिमांड ग्रांट फॉर डिमांड की जाएगी। फिर और आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और समझ लो 116 इसको क्या कहेंगे, वोट ऑन अकाउंट। ठीक, अब इसको थोड़ा समझ लो आप, तब मैं आपको बजट का स्ट्रक्चर समझाता हूँ, 6 स्टेजेस समझाता हूँ। वोट ऑन अकाउंट, ठीक, वोट ऑन अकाउंट समझो, वोट ऑन अकाउंट ये आर्टिकल में बता चुका हूँ आपको 116 तक। अब वोट ऑन अकाउंट समझ लो, तब मैं आपको 6 स्टेजेस ऑफ बजट बताता हूँ। ठीक है,
देखो वोट ऑन अकाउंट क्या है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था एप्रोप्रिएशन बिल में, और वहाँ पर मैंने कहा था कि मैं अभी आपको वोट ऑन अकाउंट बताऊंगा, ठीक है। इंटरिम बजट भी बताना है आपको। सुनो, जब एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, ठीक, एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है किस आर्टिकल के तहत, 114 के तहत, तो वहाँ पर एक बात कही जाती है कि जो आप कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करोगे वो केवल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वैलिड होता है, ठीक, 31 मार्च तक वैलिड होता है। अब इंडिया में चले आओ, इंडिया में मतलब इंडिया में ही बात हो रहा है, अब इंडिया में यहाँ करंट में चले आओ। नॉर्मली बजट पारित कब होता है हमारे यहाँ, होता था 28 या 29 फरवरी को, यानी फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे होगा 28 या 29 नहीं, अगर वहाँ सैटरडे सेकंड, अगर वहाँ कोई हॉलीडे नेशनल हॉलीडे पड़ जाएगी तो वहाँ नहीं माना जाएगा। फरवरी का लास्ट वर्किंग डे जो होगा वहाँ पे जो है हम बजट पेश करते थे पहले, ठीक है। और 31 मार्च यानी 1 महीने का वापस टाइम होता था केवल हमारे पास बजट वगैरह का पेश करने का, ठीक। 2017 में क्या हुआ, देखो 2017 में कुछ रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, कुछ सुधार हुआ। पहला एडवांसमेंट हुआ, क्या हुआ, एडवांसमेंट क्या हुआ, एडवांसमेंट इस चीज़ का हुआ कि जो पहले बजट आता था 28 या 29 फरवरी में, यानी फरवरी के लास्ट वर्किंग डेज में आता था, उसको इन्होंने क्या किया, 1 फरवरी को फिक्स कर दिया। ध्यान रखना कि बजट कब पेश है, किस डेट को पेश हो, इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। उसको क्या किया, 1 फरवरी के बाद कर दिया कि 1 फरवरी को होगा, यानी आपका 31 मार्च को क्या हो रहा है, समझो यहाँ पर आप ध्यान समझो, 31 मार्च को आपकी इसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा खर्च करने की जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च को खत्म हो रही है, जबकि 1 फरवरी यानी उससे पहले ही नया बजट जो है, नया बजट को लाकर उसमें पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है, ठीक। यानी पूरा फरवरी मिल गया आपको, पूरा आपको मार्च मिल गया, यानी आपको 2 महीने ये पूरे मिल गए कि नहीं मिल गए। इस बजट के प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2 महीने का समय मिल गया। और वैसे क्या होता था, जब इस कंडीशन में आते थे हम, तो 2017 के पहले, तो अगर 28 फरवरी या 29 फरवरी को आपका बजट आया, ठीक, और वो बजट को 1 ही महीने बचा, तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते होते वो मई, पूरा अप्रैल निकल जाता था और मई का 1st या 2nd वीक निकल जाता था। जिसके कारण क्या हुआ, जैसे देखो अब 28 फरवरी को सपोज करो बजट आया, ठीक, 28 फरवरी को बजट आया, ठीक। इस बजट को पास करने में हमें क्या लगा, पूरा फरवरी लग गया, फरवरी तो गया ही, पूरा मार्च खत्म हो गया, ठीक। अब मार्च यानी 31 मार्च को जो है इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी एप्रोप्रिएशन बिल की, यानी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 31 मार्च के बाद पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अब जब 31 मार्च के बाद पैसा नहीं निकाल पाएंगे और नया बजट अभी आया नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 28 फरवरी को आया था और अभी तो वो प्रोसेस में चल रहा है, अभी उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर ही नहीं किए हैं, अभी राज्यसभा ने 14 दिन तक उसको लटका रखा है, अभी वहां पर डिस्कशन चल रही है। तो क्या हुआ, 28 फरवरी से मार्च बीत गया, फिर अप्रैल देखा जा रहा है, अप्रैल बीता जा रहा है, पूरा अप्रैल बीत गया, फिर देखा रहा है मई का 2 हफ्ते बीत गए। तो भैया 31 मार्च के बाद जो अप्रैल और मई तक है उतना खर्चा कहाँ चला जाएगा। जैसे संसद में बिजली का बिल आ रहा है, कहाँ से भुगतान करेंगे, वहाँ के स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे, उन सब के लिए, या कोई भी कंडीशन आ जाए उन सब में पैसे कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए एक नया प्राविधान लाया गया था वोट ऑन अकाउंट का, यानी तब जो सरकारें वोट ऑन अकाउंट के थ्रू परमिशन लेती थी कि हाँ हम इतने दिन तक पैसा, शॉर्ट पीरियड के लिए हम पैसा खर्च करेंगे, यहाँ से इन चीज़ों पर पैसा हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करेंगे, और ये लाकर पार्लियामेंट में पास कराया जाता था, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट जो है। लेकिन ध्यान रखो, वोट ऑन अकाउंट का भी कहीं भी जिक्र हमारे जो है वो संविधान में नहीं है। वोट ऑन अकाउंट का भी जिक्र कहीं भी संविधान नहीं बात करता इसके बारे में, ये तो आवश्यकता के अनुसार बनाया गया वोट ऑन अकाउंट, यानी कि हमें जो है 31 मार्च के बाद जो पैसा खर्च करना पड़ेगा, जब तक बजट नहीं आ जाता नया, तब तक हम वोट ऑन अकाउंट के थ्रू जो है पैसा लेते थे और इसको पार्लियामेंट से पास कराते थे। लेकिन अब देखो चेंजेस क्या हुए 2017 के बाद, यहाँ पे अब बजट जो है 1 फरवरी को आने लगा। जब 1 फरवरी को आने लगा तो यहाँ 1 फरवरी पूरा मार्च, ठीक, यानी फरवरी और मार्च 2 महीने पूरा बजट को कंप्लीट होते लग जाएगा, यानी बजट का प्रोसेस कंप्लीट होते पूरा जो है फरवरी और मार्च लग गया। और यहाँ 31 मार्च को जो है आपका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है एप्रोप्रिएशन बिल का, यानी इसके बाद आपको नया बजट, या तो आप वोट ऑन अकाउंट लाएंगे या तो आप नया बजट ले आएंगे। तो जब यहाँ चूंकि जल्दी से बजट का काम प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए ये बजट यहाँ जैसे इसकी वैलिडिटी खत्म भी नहीं हुई और यहाँ पर नया बजट आ गया, जिसकी जो है वैलिडिटी 1 अप्रैल से
1 अप्रैल से फिर 31 मार्च तक हो गई। तो यहां पर हमें क्या हुआ, 2017 के बाद वोट ऑन अकाउंट का यूज नहीं करना पड़ा। वोट ऑन अकाउंट का यूज मोदी गवर्नमेंट 2017 के बाद नहीं किया। कहा इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमने बजट को पहले टाइम से पहले ही प्रस्तुत कर दिया, और जब जैसे ही इसकी वैलिडिटी खत्म हुई, नई यानी हम अप्रोप्रिएशन बिल लाकर हमने फिर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने की परमिशन ले ली और हमारा काम हो गया। बात समझ में आई आपको? वोट ऑन अकाउंट समझ में आया कि नहीं आपको? वोट ऑन अकाउंट यानी जैसे ही बजट की वैलिडिटी खत्म होगी, पैसा तो खर्च करना ही करना है, स्टाफ्स को सैलरी देनी है, बिजली का बिल भुगतान करना ही करना है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट का सहारा लिया जाता था, और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संचित निधि से निकाल लिया जाता था। ठीक है, लेकिन 2017 के बाद जब से ये हुआ, 2017 में एक बात और हुई थी, एक बात नहीं 2 बात हुई थी। देखो, एक तो एडवांसमेंट हुआ था, 1 फरवरी का जो बजट जो 28 फरवरी और 29 फरवरी को आता था, उसको 1 फरवरी को कर दिया गया। दूसरी बात क्या की कि रेलवे बजट को जनरल बजट में क्या किया गया, इंक्लूड कर दिया गया। और तीसरा, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को खत्म कर दिया गया। इनकी बात हम और आगे डिटेल में करेंगे, तब तक के लिए अभी आप जानो कि जो 2017 में 3 चीजें की गई थी। एक तो हम एडवांसमेंट किया गया था, हम एडवांस में बजट को ले आए थे, 1 फरवरी से हमने स्टार्ट कर दिया था उसको। दूसरी बात हमने किया, रेलवे बजट को हमने जनरल बजट में इंक्लूड कर दिया। और तीसरी चीज हमने किया कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को हमने चेंज कर दिया था, छोड़ दिया था हमने उसको। ठीक है, अब उसके बाद हम 6 स्टेजेस जान लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इतना समय अब बचा नहीं है हमारे पास कि हम क्वेश्चन और सबको साथ में कर पाएंगे। उसके बाद अगले आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट का बजट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेज क्या है। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ध्यान से इसको एक एक को देखो। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ठीक, यानी बजट को हम क्या करेंगे, संसद में, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, जनरल डिस्कशन। क्या करेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे। ठीक, डिस्कशन हम नॉर्मली इस पर क्या करेंगे, सामान्य बातचीत करेंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फिर हम एनालिसिस ऑफ बजट करेंगे, और एनालिसिस ऑफ बजट करते हैं कमिटीज के माध्यम से। तो इस तीसरा जो स्टेप है वो है स्क्रूटिनी बाय दी डिपार्टमेंटल कमिटीज, ठीक, कमिटीज। ठीक है, कमिटीज जो डिपार्टमेंट, जो प्राक्कलन कमेटी, जो लेखा समिति, इन सबके पास बजट जाएगा, और यहां पर क्या होगा, वो जो है डिटेल में इसको समझेंगे और इसको एनालाइज करेंगे। फिर चौथा क्या है, वोटिंग फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट। ठीक, ग्रांट्स, यहाँ पर कट मोशन, गुलोटिन, इन सबको अपनी राज्य व्यवस्था में यानी लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। ठीक है, गुलोटिन पद्धति अपनाई जाती है, कट मोशन कब अपनाया जाता है। फिफ्थ कौन सा होगा, एप्रोप्रिएशन, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक, क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक, ये ध्यान रखना, ये क्रम याद रखना। और लास्ट में क्या करेंगे हम, फाइनेंस बिल को पास कराएंगे। ये 6 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बजट को प्रेजेंट करते हैं। बजट में क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल, और तीसरा फाइनेंस बिल। ठीक है, पहले प्रेजेंट करेंगे हम बजट को। ठीक है, उसके बाद हम उसको जनरल डिस्कशन करेंगे, फिर स्क्रूटिनी होगी उसकी, यानी उसकी जांच पड़ताल होगी डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा। फिर हम वोटिंग करेंगे डिमांड फॉर ग्रांट के लिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा ध्यान रखा, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोटिंग केवल लोकसभा में होगी, राज्यसभा में नहीं होगी। और फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल होगा, वो पास होगा, और उसके बाद फाइनेंस बिल होगा, वो पास होगा, और यहां पर आपका पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा। यानी बजट आपका 6 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्रम गड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्रम यही होगा। ठीक है, क्रम से क्वेश्चन आए हैं, कई बार क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी छोटा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मैं करूंगा। अगर आपने इसको ध्यान से समझा है तो उस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट राउंड अपना, और वो क्या है, क्वेश्चन राउंड। ठीक है, क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाइए आप, स्क्रीन पर क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो अब सीधे पहला, हाँ मुझे ही गायब कर दिया क्वेश्चन से। अरे भाई मुझे लाओ ना, इतनी देर से मैंने टॉपिक समझाया और सारा फुटेज क्वेश्चन खा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बगल करिए। हाँ, मैं भी आऊँ उसमें। हाँ ठीक, हाँ अब ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम।
प्री के 2011 में आया है। क्या कह रहा है? द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स, यानी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब पैसा निकालने के लिए अगर हमें ऑथराइजेशन चाहिए तो हमें कहां से मिलेगा? ऑप्शंस आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। किससे हम परमिशन लेते हैं? अगर हमें कंसोलिडेट यानी संचित निधि से पैसा खर्च करना है तो हम परमिशन किससे लेंगे? हम राष्ट्रपति से पूछेंगे, कि हम संसद से पूछेंगे, कि हम प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे, कि हम वित्त मंत्री से पूछेंगे? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अप्रोप्रिएशन बिल जो है इसी बारे में होता है, और वो किस आर्टिकल के तहत होता है? 114 आर्टिकल के तहत होता है, और उसमें जो है हम संसद से परमिशन लेते हैं, हम पार्लियामेंट से परमिशन लेते हैं। यानी यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिजिकल, ये आया है यूपीएससी के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आया है, ये 2018 का क्वेश्चन है। फिजिकल पॉलिसी मीन्स, मैंने आपको फिजिकल पॉलिसी समझाई। ऑप्शंस देखो, बैलेंसिंग द रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर, सेकंड ऑप्शन एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ स्टेबलाइजेशन और डेवलपमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन डेफिशिएंसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि यहां पर सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है? यूज ऑफ टैक्सेशन, फिजिकल पॉलिसी मतलब यूज ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पजेज ऑफ स्टेबलाइजेशन और डेवलपमेंट। तो इसका सी ऑप्शन जो है यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल फॉलो, 2013 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा? अगर मनी बिल जो है राज्यसभा में कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाए, यानी अनुच्छेद 110 के तहत क्या है? मनी बिल की डेफिनेशन है, ठीक है। मनी, और 109 के तहत क्या है? स्पेशल राइट्स अबाउट द मनी बिल टू द लोकसभा, ठीक। तो अगर राज्यसभा क्या करती है, उसमें कुछ चेंजेस कर देती है मनी बिल के अंदर, तो क्या डिफरेंस आएगा? द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, ऑप्शन बी। The Lok Sabha cannot consider the bill further. The Lok Sabha may send the bill to the Rajya Sabha for the reconsideration. The President may call a joint sitting for the presenting the bill. तो देखो, इसीलिए अनुच्छेद 109 बनाया गया था। अब द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर, ऑप्शन बी देखिए, द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, बिल्कुल नहीं। लोकसभा को पावर है, वो कंसीडर करेगा, बिल्कुल करेगा। द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। ये तो सामान्य बिल में होता है, मनी बिल के बारे में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल, लोकसभा चाहे तो इस बिल के साथ जो उसने रिकमेंड किया, सुझाव दिया, उसको चाहे तो माने। एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, वो चाहे तो माने चाहे न माने और उसको फर्दर जो है प्रोसीड कर दे। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। प्री 2015 में क्वेश्चन आया है। द राज्यसभा है, अब ये जान लो पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, इसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन। अगर आप इकोनॉमी की इस पोर्शन से दूर हैं, या पॉलिटी में भी जब आपने पढ़ा होगा तो इकोनॉमी की इस पोर्शन को नहीं समझा होगा, तो वहां ये आपके क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा के पास, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल, बिल्कुल सही, करेक्ट स्टेटमेंट है। राज्यसभा को कोई पावर नहीं कि मनी बिल में कोई किसी प्रकार का अमेंडमेंट करे या उसको रिजेक्ट कर सके। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट पर वोटिंग नहीं करता है, वो भी मनी बिल के अंदर आता है ना, इसीलिए। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिस्कस भी नहीं कर सकता? अरे ऐसा न करो यार, ऐसा तो बिल्कुल राज्यसभा के साथ अत्याचार हो जाएगा। राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिस्कशन जरूर कर सकता है, लेकिन उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, उसको जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक। खाली 14 दिन की हाल्टिंग कर सकता है बस, और 14 दिन तक रोक लेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा? 1 और 2, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the correct statement about the presentation and approval of the budget in the parliament, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पता करना हमको बजट, पार्लियामेंट में जो है बजट पारित करने के लिए। समझो, अब पहला स्टेटमेंट सुनो। फाइनेंस बिल इज पास्ड बिफोर द पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल इज पास बिफोर द पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। देखो, मैंने अभी लास्ट स्टेज बताया, क्या लिखा यहां पर कि सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बिल आता है और उसके बाद आता है कौन सा बिल? फाइनेंस बिल आता है, यानी। और इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंस बिल इज पास बिफोर द पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। नहीं, पहले अप्रोप्रिएशन बिल आएगा फिर फाइनेंस बिल आएगा, ठीक है। तो यहां ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड देखो, आर्टिकल 1 to 1 रिक्वायर्स प्रेजेंटेशंस ऑफ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आर्टिकल 121 के 121 के अंतर्गत दिखाया गया है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो आर्टिकल 121 क्या कहता है? चलिए बताइए आप, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आर्टिकल 121 क्या कहता है? अगर आर्टिकल 121 ये नहीं कहता है कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो आर्टिकल 121 क्या, अच्छा 122 भी क्या कहता है ये भी साथ में बताना। 122 क्या कहता है? जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी हुई वो बता पाएंगे कि क्या लोकसभा की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट और वो सब मामला, आप समझो आप उसको। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, लोकसभा एंड राज्यसभा हैज अनइक्वल पावर्स इन द पासिंग द बजट। बिल्कुल, लोकसभा और राज्यसभा को अनुच्छेद 109 के तहत क्या चेंज हो जाए, पावर नहीं है सही से, तो लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर नहीं दिए गए, यानी जो यहां पर स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं उसमें से केवल और केवल इस तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। क्या होगा? ओनली 3, यानी ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम केयर्स, यानी पीएम केयर्स का अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, क्या बताया था? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट भी वही है, इट्स फुल फॉर्म इज प्राइम मिनिस्टर कोविड-19 असिस्टेंस एंड रिलीफ स्कीम फंड। बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं कि इसका ये फुल फॉर्म नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखो, फॉरेन डोनेशन इज नॉट अलाउड। क्या बात कर रहे हो, पीएम केयर्स में फॉरेन डोनेशन नॉट अलाउड, तो फायदा क्या होगा मनाने से? फॉरेन डोनेशन अलाउड है। ठीक है, तो यहां पर ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा देखो, पार्लियामेंट हैज नॉट अप्रूव्ड एनी बजटरी सपोर्ट फॉर दिस फंड। बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट किसी प्रकार का कोई बजटरी सपोर्ट इस फंड को प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन हमें क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजिए, तो यहां 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट हैज नॉट अप्रूव्ड एनी बजटरी सपोर्ट फॉर दिस फंड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये हैं 6-7 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, वो 6-7 क्वेश्चन है, आप इनको करिए, इनको समझिए, और आने वाले सेशन में हम फिर मिलते हैं विथ द डिस्कशन ऑफ, हम क्या बात करेंगे, हम बजटरी डेफिसिट की बात करेंगे, हम उसमें थोड़ा बहुत टैक्सेशन सिस्टम की बात करेंगे, और जो हम अभी बात करने वाले थे गवर्नमेंट बजट स्ट्रक्चर की, जिसमें हम रेवेन्यू, जिसमें हम जानेंगे कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, डेफिसिट, और फिर कैपिटल बजट क्या होता है, सॉरी रेवेन्यू बजट क्या होता है और एक्सपेंडिचर बजट क्या होता है, हम समझेंगे इंटरिम बजट क्या होता है। ठीक है, हम टैक्सेशन के बारे में समझेंगे, तो उसमें हम इंपैक्ट, इंसिडेंस और टैक्स शिफ्टिंग समझेंगे, हम प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स समझेंगे, डिग्रेसिव टैक्स समझेंगे, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझेंगे, हम पूरा नॉन टैक्स रेवेन्यू समझेंगे, कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, लोन पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट किसमें शामिल करते हैं, हम ये सब बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। जैसे इस लेक्चर को आपने समझा, देखा, सीखा, उसी तरह आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।